हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये क्लास 8 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है जो मैंने पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया था एंड द वेरियस फैक्टर्स ऑफ यूटिलाइजेशन में भी डिस्कशन किया था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो चलो शुरू करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके, ठीक है। So according to the basic of classification, the resources are classified into four parts. One is renewability, origin, occurrence and development. तो पहले हम देखेंगे renewability. ओके, तो पहले हम देखते हैं रिन्यूएबिलिटी। ये जो रिन्यूएबिलिटी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रिन्यूएबल एंड अनदर इज नॉन रिन्यूएबल। तो पहले हम देखते हैं रिन्यूएबल, जिनको हम इनएग्जॉस्टेबल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है जो समाप्त ना हो, जो अपार है, जो ख़त्म ही ना हो। मतलब एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बार बार रिन्यूएबल हो जाता है, चाहे वो नेचर के द्वारा हो या ह्यूमन एफर्ट से। इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, एयर, वाटर एक्सेट्रा। सूर्य की जो एनर्जी है वो तो हम जितने चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एयर एंड वाटर एनर्जी जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली रिसोर्स है, जिनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। But the quality of these resources can be affected by improper use. लेकिन अगर इसको हम प्रॉपरली यूज़ ना करें तो इसके क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं एंड ये रिसोर्स एग्जिस्टेबल है, यानी कि ये ख़त्म हो सकता है अगर हम इनको ओवर यूज करेंगे, ओवर बार बार यूज करेंगे उसको ये ख़त्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये ख़त्म हो सकता है अगर हम इसका ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं। ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ में है, अगर हम इसको बार बार यूज़ करें तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को बहुत बुरा असर पड़ेगा। बट कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जिसका रिसाइकिल किया जा सकता है, बार बार हम यूज कर सकते हैं। वो है गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्स है। ये भी नॉन रिन्यूएबल है बट ये हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे गोल्ड का ऑर्नामेंट हम बनाकर फिर उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो ओरिजिन के हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं, एक है बायोटिक एंड अनदर इज अबायोटिक। बायोटिक बायोटिक रिसोर्स क्या है? द बायोटिक रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, जो कि लिविंग बीइंग है, आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, forests etc. The biotic resources provide a variety of useful products. तो ये हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं। ये अपने जैसे और रिसोर्स को पैदा कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग। दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट। तो रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पेड़ से एक पेड़ है, जैसे पेड़ से एक बीज नीचे गिर के एक नया पेड़ बन जाता है जो कि रिप्रोड्यूस है। एंड रीजनरेट का मतलब होता है अपने आप को खुद से ही रीजनरेट कर लेना। जैसे कि पेड़ की एक ब्रांच कट जाता है और दोबारा वहाँ पे एक ब्रांच, एक शाखा धीरे धीरे ग्रो होता है, निकल आता है। ठीक है, तो इसको हम रीजनरेट कहते हैं। All biotic resources are renewable, but some take a long period of time to be renewed. For example, the forests. जितने भी बायोटिक रिसोर्स उनको बार बार यूज किया जा सकता है, जो कि रिसोर्स बायोटिक रिसोर्सेस है, बट सम टेक लॉन्ग टाइम। मीन्स जो फॉरेस्ट है, एक एग्जांपल है फॉरेस्ट, उनको फॉरेस्ट को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। नेचुरली
जो पेड़ ग्रो होते हैं ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टाइम रहता है रिन्यू होने में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एबायोटिक रिसोर्सेस। ओके, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, तो बेस के हिसाब से पहला हम रिसोर्स देखा बायोटिक एंड नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेस जो कि नॉन लिविंग है। बायोटिक रिसोर्स इट इज ए लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक रिसोर्सेस इट इज ए नॉन लिविंग थिंग्स जिनकी सांस नहीं है, जिनकी जीवन नहीं है। all non-living resources are abiotic resources. For example, land, water, minerals, etc. पानी को छोड़ के बाकी सारे जो एबायोटिक रिसोर्सेस है, मतलब लैंड एंड वाटर, वे नॉन रिन्यूएबल है। यानी पानी ही एकमात्र एबायोटिक रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल हो सकता है, बार बार यूज हो सकता है। लेकिन बाकी सारे जो एबायोटिक रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। These resources are in great demand for the development of various industries and agriculture. तो इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में इनकी बहुत यूज होती है, बहुत डिमांड होती है। क्लियर? ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकरेंस। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज नेचुरल एंड अनदर इज मैन मेड। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या है। Resources available from nature in the form of water, minerals, forests, etc. and used by human beings to satisfy their needs are known as natural resources. तो मनुष्य की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स है, जो नेचर ने दिया है पृथ्वी के ऊपर, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के बारे में पहले हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पार्ट 1 में डिस्कस किया था, पहले पिछले वीडियो में। उस उसका जो दान है, जो गिफ्ट है, वो कैसे उस नेचुरल रिसोर्स को यूज करके मनुष्य अपना सारे नीड को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। Many of these natural resources are essential for the survival of human beings. For example, water. वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि मनुष्य ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवल के लिए, जो कि उनके नेचुरल जो कि उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आवश्यकता है। इट इज़ ए बेसिक नीड। वाटर इज ए बेसिक नीड एंड फॉर्म द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन मेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल, रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, etc. These resources are essential for us, but they are also developed from natural resources. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया रिसोर्स है, वो है रोड है, बिल्डिंग है, मशीन्स है। वो अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो अपने आवश्यकता के अनुसार वो बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है, मशीन बनाता है। लेकिन ये सब बनाने के लिए वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्स क्या है हमने अभी पढ़ा, जो कि है वाटर है, जो कि लैंड है, मिनरल्स है। लैंड रोड बनाने के लिए उसको लैंड की ज़रूरत है, बिल्डिंग मशीन्स बनाने के लिए वाटर, मिनरल्स, ये सारे चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है। तो मैन मेड रिसोर्स बनाने के लिए मनुष्य को नेचुरल रिसोर्सों की आवश्यकता होती है। The quality and the quantity of people of a country determine its human resources. तो एक देश के लोगों की क्वालिटी एंड क्वांटिटी उस देश की ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो मैन मेड रिसोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लोगों की क्वालिटी कैसे, वो लोग कैसे अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कि हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड लोग अपने देश को पॉजिटिवली ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, और दूसरी तरफ जो कि इलिटरेट है लोग हैं, जो कि मॉल नरिश है, मेल न्यूट्रेट है, यानी कि अनहेल्दी है, वो अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पाते। फॉर एग्जांपल, जापान और यूएसए और चाइना जैसे देश के लोग अपने स्किल से, टेक्नोलॉजी से मैन मेड रिसोर्स को वेल डेवलप्ड कर रहे हैं। लेकिन अफ्रीका जैसे देश रिच रिसोर्सेस होने के बावजूद लेस डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ के लोग उस देश के लोग जो है
वो अनस्किल्ड है, इलिटरेट है और अनहेल्दी है, जो कि अपने देश में भरपूर मात्रा में रिसोर्सेस होने के बावजूद वो देश बैकवर्ड कंट्री के लिस्ट में है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये रिसोर्स के डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर है। तो ये भी दो टाइप के हैं, एक क्लासिफिकेशन, एक डेवलपमेंट रिसोर्स है पोटेंशियल एंड अनदर इज एक्चुअल। तो पहले हम देखेंगे द पोटेंशियल रिसोर्स क्या है। Available resources in a country which are not fully tapped are known as potential resources. For example, petroleum can be found in old sedimentary rocks of Himalayas, or hydroelectricity can be generated by the force of falling water. यानी कि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कि देश में, कंट्री में अवेलेबल तो है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है द सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ हिमालयस कैन बी फाउंड। ओके, पता नहीं वहाँ पे जो हिमालय है हमारे देश में, और जो सेडिमेंटरी रॉक्स है उनके अंदर पेट्रोलियम हो सकता है। ओके, कैन बी फाउंड, बट ये हमें गारंटी नहीं है कि वहाँ पे पेट्रोलियम है, लेकिन हो सकता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। तो वाटर जो नीचे गिरता है फॉलिंग वाटर में, हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये हमें पता है, ये हमें जानते हैं, बट हम ये कर नहीं पाते, इसकी हमको गारंटी नहीं है। द पोटेंशियल रिसोर्सेस नीड डिटेल सर्वे for the estimating their quantity and the quality. पोटेंशियल रिसोर्सेस जो है इनका हमें अनुमान है, जो कि डाउट है, हमें आशंका है कि ऐसा हो सकता है, और उसके लिए हमें डिटेल सर्वे की ज़रूरत है, जो कि जितने क्वालिटी कितनी क्वांटिटी का है, कितनी क्वालिटी का है, और रिसोर्स कहाँ पे अवेलेबल है ये हमें पता नहीं। तो इस आशंका और डाउट को ही हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो, द पोटेंशियल रिसोर्सेस नीड डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग, ये तो हो गया। ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द US जियोलॉजिकल सर्वे सजेस्ट दैट द आर्कटिक सी बेड में होल्ड एज मच एज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑन डिस्कवर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स. By one estimate, 400 billion barrels of oil might lie beneath the Arctic seabed. तो Arctic seabed के अंदर it can be, ओके, हो सकता है कि 25% का उसमें क्या है, ऑयल हो सकता है आर्कटिक सीबेड के अंदर, और 400 बिलियन बैरल की ऑयल हो सकता है। ये हमें अनुमान लगाया है कि ऐसा हो सकता है। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया गया है, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट है जो US के जियोलॉजिकल सर्वे में किया गया था। इसको हम एस्टिमेट किया गया है कि ऐसा हो सकता है। तो इसको ये जो आशंका है, ये जो अनुमान लगाया गया है, ये जो डाउट है, इसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में। नेक्स्ट है ये गया पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेस। एक्चुअल जो सियोरिटी है, एक्चुअल में है। द एक्चुअल रिसोर्सेस ऑफ ए कंट्री आर दोज व्हिच हैव बीन थोरोली सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन एसरटेन्ड, मीन्स श्योर। हमें पता है कि वहाँ पे क्या है, वो वहाँ पे रिसोर्स है, हमें एक्चुअल में पता है, वहाँ पे सियोरिटी है। ओके, वहाँ पे सर्वे किया गया है कि वहाँ पे उस रिसोर्स का खजाना है। द एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी को एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उसको बेस करके हम अपना रिसोर्स को एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड उसको ठीक तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो किसी देश का मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इतना टेक्नोलॉजी अगर डेवलप है तो हमें पता है
उस देश का जो रिसोर्स है उसको ठीक तरह से यूटिलाइजेशन किया गया है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हैज़ 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, वहाँ पे 25% 9% सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है सऊदी अरेबियन कंट्री में, जिसको लेकर वो एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल को और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये था द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।